अध्याय 291 कृपाण और तलवार के दो भयभीत पूर्वज। तो फिर डिंग हाओ, एक बड़ा जीवित व्यक्ति, बर्फ की दीवार में क्यों समा गया? मई आओ, दुष्ट चंद्रमा ने अपने पंजे फैलाए और उन्हें दो चांदी के झरने जैसी रोशनी के माध्यम से आगे बढ़ाया। उसने उस जगह को छुआ जहां डिंग हाओ ने अपनी जंग लगी तलवार से खुद को रखा था। वहां एक बटन की तरह एक छोटा सा अदृश्य उभार था, लेकिन एक हल्की गर्मी उसे महसूस हुई। अगले ही क्षण बटन से एक बहुत बड़ी चूषण ध्वनि निकली। मई आओ, दुष्ट चंद्रमा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और पागलों की तरह अपनी पूंछ हिलाई। शैतान बिल्ली के बाकी तीन पंजों ने बर्फ की दीवार को कसकर पकड़ लिया। वह खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा प्रतिरोध बिल्कुल भी कारगर नहीं था। एक झटके के साथ उसका मोटा शरीर बर्फ की दीवार में समा गया। इस जगह क्या है? डिंग हाओ चुपचाप उछलती नदी के किनारे खड़ा होकर सीटी बजाती धारा को देख रहा था। लाल पानी और चांदी का पानी एक ही नदी में उछल रहे थे, लगभग 20 मीटर चौड़ी और प्रत्येक लगभग 10 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। पानी के दो रंग अलग अलग थे, बिना किसी मिश्रण के। वे गर्जना करते हुए दूर तक बह रहे थे। डिंग हाओ को आश्चर्यचकित करने वाली बात सिर्फ नदी का रंग नहीं था। यह दुर्लभ था कि एक ही नदी में दो रंगों का पानी बह रहा था, लेकिन यह असंभव नहीं था। पिछले जन्म में पृथ्वी पर ऐसा नजारा हुआ था। मुद्दा यह था कि उनके सामने एक ही नदी में दो प्रकार का पानी न केवल रंग में बल्कि तापमान में भी भिन्न था। नदी का चांदी जैसा पानी चुभने वाली ठंडक दे रहा था, जबकि नदी का लाल पानी उबलते मैग्मा की तरह अत्यधिक गर्म था। नदी के बारे में यही बात अजीब थी। बहुत अलग तापमान वाले दो प्रकार के नदी जल को परस्पर निष्प्रभावी नहीं किया गया, तथा प्रत्येक ने नदी का आधा भाग बहुत अलग अलग लिया। कुछ सेकंड पहले, जब डिंग हाओ बर्फ की दीवार की ओर एक अजीब सी खिंचाव के कारण आकर्षित हुआ, तो उसे ऐसा लगा कि वह स्पेस-टाइम सुरंग से गुजर रहा है। जब उसकी दृष्टि वापस आई, तो उसने अपने सामने उस नजारे को पाया। ऐसा लग रहा था कि यह एक भूमिगत बर्फ की गुफा है। उस अजीब यिन यांग नदी के अलावा, नदी के किनारे की जगह जहां डिंग हाओ खड़ा था, लगभग 20 एकड़ की जगह थी, जिसके चारों तरफ गोल बर्फ की दीवारें थीं। पूरी जगह एक दीर्घवृत्त जैसा दिख रहा था। यिन यांग नदी जगह के एक तरफ भूमिगत से निकली, चैनल के साथ बहते हुए, और जगह के दूसरी तरफ बर्फ की दीवार में गायब हो गई। बर्फ की गुफा के चारों ओर की बर्फ से हल्की चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। अतः संपूर्ण स्थान धुंधला नहीं था, उसमें एक प्रकार की क्रिस्टल चमक जैसी सुंदरता थी। डिंग हाओ को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह स्पष्ट रूप से एक सीलबंद जगह थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से हवा बेहद ताजा थी, ये बिल्कुल भी घुटन वाली नहीं थी। कभी कभी जगह में हवा चलती थी, इसलिए यह न तो गर्म था और न ही ठंडा। कुल मिलाकर यह बेहद आरामदायक था। अब डिंग हाओ को यकीन हो गया कि उसे किसी शिलालेख द्वारा वहां भेजा गया था। जब उसने जंग लगी तलवार को आगे बढ़ाया, तो उसने अवश्य ही किसी विशेष तंत्र को छुआ होगा और मूलतः शांत संरचना को सक्रिय कर दिया होगा। सौभाग्यवश उस बर्फ गुफा में इस समय कोई खतरा नहीं था। डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ कि शैतान बिल्ली ईविल मून बाहर क्या कर रही थी। जैसे कि एक ही धड़कन वाले दिल आपस में जुड़े हुए हों, बिल्ली की चीख, जिससे डिंग हाओ बेहद परिचित था, बिना किसी चेतावनी के सुनाई दी, ठीक उसी समय जब डिंग हाओ ने ईविल मून के बारे में सोचा। फिर चांदी की रोशनी का एक विस्फोट हुआ, और मोटा ईविल मून खुले दांतों और पंजों के साथ नीचे गिर गया। मई आओ, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता, दुष्ट चंद्रमा अपनी आंखें बंद करके चिल्लाया। उदास भाव से मुस्कुराते हुए, डिंग हाओ ने बिल्ली को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। मई आओ, शैतान बिल्ली ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, जबकि वह अभी भी सदमे में थी। जब उसने अपने आस पास का माहौल साफ देखा, तो उसने अपने पंजों से अपनी छाती थपथपाई। उसने राहत की सांस ली और कहा, मई आओ, तुम वहां हो। क्या हुआ? मैं तुम्हारा वफादार हूं या नहीं? मुझे चिंता थी कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्द से जल्द तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। डिंग हाओ, मई आओ, ठीक है, मैं कहाँ हूं? मुझे नहीं पता। मई आओ, यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है, मई आओ। वह नदी बहुत अजीब है, मई आओ। बर्फ की दीवार क्रिस्टल की तरह चमक रही है, मई आओ। यहाँ जगह बहुत बड़ी है, मई आओ। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हवा चल रही है। अजीब तो नहीं लग रहा, ठीक है। मई आओ, देखो, लगता है दूर की दीवार पर कोई लिखावट है।
अजीब मत लगो, मैंने इसे बहुत पहले देखा था। क्या कुछ लिखावट? कहाँ? डिंग हाओ लापरवाह तरीके से शैतान बिल्ली का सामना कर रहा था, और वह सोच रहा था कि उस अजीब भूमिगत बर्फ की गुफा से कैसे बाहर निकला जाए। क्या उसे कोशिश करने के लिए यिन यांग नदी में कूद जाना चाहिए? जब उसने शैतान बिल्ली की बात सुनी तो वह चौंक गया और आश्चर्यचकित हो गया। क्या लिखावट कहाँ है? मई आओ। वहां दुष्ट चंद्रमा ने अपने पंजे से यिन यांग नदी के सामने बर्फ की दीवार की ओर इशारा किया। डिंग हाओ ने अपनी पूरी दृष्टि से इसे देखा और अचानक वह स्तब्ध रह गया और वहीं रुक गया। विपरीत बर्फ की दीवार पर लगभग 5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा एक बर्फ का टुकड़ा था। यह स्पष्ट रूप से आसपास की बर्फ से अलग था। यह ठंडा और संपूर्ण नहीं था, लेकिन ये कुछ हद तक सफेद और मोटा था, एक विशाल सफेद मटन वसा जेड की तरह, और यह बेहद चौकोर था। इसकी सतह जेड के टुकड़े की तरह बेहद चिकनी थी। जेड का वह टुकड़ा यिन यांग नदी की ओर थोड़ा झुका हुआ था, मानो वह एक दर्पण हो जो सीटी बजाती नदी को प्रतिबिंबित कर रहा हो। दर्पण की सतह पर बहती लहरें रेखांकित थीं। वे लहरें गंदी नहीं थीं। यदि लोग ध्यानपूर्वक उनमें अंतर करें तो वे पाएंगे कि वे हस्तलेखन के समान ही पैटर्न बनाते हैं। कितनी चतुराईपूर्ण कारीगरी है! यिन यांग नदी में लहरों का उल्टा प्रतिबिंब अप्रत्याशित रूप से हस्तलेखन बन गया। क्या वह प्रकृति की उत्कृष्ट कृति थी, या किसी अद्वितीय श्रेष्ठतम ने अपनी सर्वोच्च शक्ति से उसका निर्माण किया था? क्या ये स्वर्ग की पुस्तक है? डिंग हाओ को बहुत धक्का लगा। काफी देर बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया। एक बार फिर उसने अपनी दृष्टि का पूरा इस्तेमाल किया और जेड मिरर पर चमकती हुई लिखावट को ध्यान से पहचाना। डिंग हाओ ने लिखावट का अर्थ समझने की कोशिश की, और बहुत जल्द उसने कानून का पता लगा लिया और जेड दीवार पर सबसे ऊपर के 4 आकर्षक अक्षरों को पहचान लिया। जीतना, ओह, रहस्यमय लड़ाइयों के लिए दूसरा शब्द है रहस्य। यदि इन्हें एक साथ पढ़ा जाए तो ये एक रहस्यमयी लड़ाइयों के लिए विजयी रहस्य होने चाहिए। रहस्यमयी लड़ाइयों के लिए जीत के रहस्य। क्या ये किसी साधना पद्धति का नाम लगता है? इससे पहले कि डिंग हाओ इसके बारे में ध्यान से सोचता, उस समय अपने मन में तलवार मास्टर एक भयभीत घास कीचड़ घोड़े की तरह पागलों की तरह दहाड़ता हुआ बोला, क्या रहस्यमय लड़ाइयों के लिए रहस्य जीतना? ये कैसे संभव है? यह असंभव है, असंभव। ये साधना पद्धति इस स्थान पर कैसे हो सकती है? उसी समय एक परित्यक्त महिला की तरह जिसने देखा कि उसके बेवफा प्रेमी ने अपना मन बदल लिया है, कृपाण मास्टर ने प्रेम घृणा के स्वर में चिल्लाया, हा, मैंने गलत सुना होगा। ये कैसे संभव है? अप्रत्याशित रूप से, क्या ये रहस्यमय लड़ाइयों के लिए जीत का रहस्य है? ओह, मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ। मैं अब मतिभ्रम कर रहा हूँ। हा, कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। डिंग हाओ को आश्चर्य हुआ और फिर उसने अवचेतन रूप से पूछा, चूंकि आप दोनों की प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं, ओह, क्या रहस्यमय लड़ाइयों के लिए जीत के रहस्यों की कोई असामान्य पृष्ठभूमि है? अध्याय 292 क्रिस्टल पैलेस में रोमांच। और भी है। ये उससे भी ज्यादा है। तलवार मास्टर पूरी तरह से बेतुके पागलपन की स्थिति में लग रहा था। वह दहाड़ता हुआ बोला, क्या तुम जानते हो कि प्राचीन, आदिम और पुरातन काल में सबसे भयानक तकनीक कौन सी है? क्या तुम जानते हो कि मार्शल आर्ट की कौन सी विधि अमर, सम्राट और यहां तक कि सर्वोच्च लोगों को भी पागल कर देती है? क्या तुम जानते हो कि अनंत की भूमि में एकमात्र मार्शल विधि कौन सी है जो 4 स्तरों, अर्थात ईश्वर, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव से परे है? क्या यही अजेय लड़ाई का तरीका है? डिंग हाओ ने सोचा। तुम्हें कैसे पता? तलवार मास्टर अविश्वास में दहाड़ा। डिंग हाओ के दिल में अल्पाका एक का एक समूह घूम रहा था। उसने सोचा, तुमने मुझे लगभग बता ही दिया है कि यह क्या है। अगर मैं अब भी नहीं समझ पाया तो मैं मूर्ख ही रहूंगा। उसी समय सेबर मास्टर भी पूरी तरह से अत्यधिक उत्साह की स्थिति में लग रहा था, और उसने तलवार मास्टर की आईक्यू का मजाक उड़ाने का वह दुर्लभ अवसर छोड़ दिया। वह बेतहाशा हंसी और बोली, हा, ये सच है। ये वास्तव में है। यिन और यांग नदी, स्वर्ग की किताब वाली जेड दीवार, भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस, क्या किंवदंती सच है? क्या ये जगह वास्तव में मौजूद है? डिंग हाओ ने चुपचाप 2 बूढ़े राक्षसों द्वारा बताई गई जानकारी का विश्लेषण किया।
उन दो रहस्यमयी बूढ़े राक्षसों के कब्जे में आने के बाद से वे डिंग हाओ से मिले हर व्यक्ति और डिंग हाओ द्वारा देखी गई हर चीज से घृणा करने लगे थे, यहां तक कि तलवारबाजी की इच्छा रखने वाले संप्रदाय के प्रमुख ली जियानाइस से भी, जो स्नो प्रांत में एक ग्रैंड मास्टर थे। लेकिन इस समय दोनों बूढ़े राक्षस वास्तव में अजेय लड़ाई पद्धति के बारे में बहुत हैरान और उत्साहित थे, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इसकी उत्पत्ति वास्तव में चौंकाने वाली और अनोखी थी। यिन और यांग नदी का तात्पर्य उसके सामने बहने वाली चांदी और लाल नदी से था। स्वर्ग पुस्तक के साथ जैद दीवार वह सफेद जैद दीवार होनी चाहिए जो पानी की लहरों को प्रतिबिंबित करती हो और जिस पर हल्की लिखावट हो। और भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस हो सकता है वह छिपी हुई गहरी भूमिगत बर्फ गुफा स्थान। सेबर मास्टर के अनुसार उन सभी नामों की पृष्ठभूमि रहस्यमय थी और डिंग हाओ को लगा कि उनमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। वाह, हा हा हा, छोटे दोस्त डिंग, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें वास्तव में ये तरीका मिल गया है। हा हा हा, जल्दी करो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? स्वर्ग की किताब के साथ जैद दीवार को देखो और उसकी सामग्री को पढ़ो। वाह, ये अजेय लड़ाई विधि है। तलवार मास्टर अभी भी उन्माद की स्थिति में था। हाँ, लिटिल चैप डिंग, याद रखना। वाह, कुतिया मास्टर, मुझे अचानक लग रहा है कि हम खुद को सही साबित कर सकते हैं, सेबर मास्टर ने भी आग्रह किया। डिंग हाओ ने खुद को सवालों के बारे में न सोचने और बहुत उत्साहित न होने के लिए मजबूर किया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी क्यूई को चलाया। अगले ही पल, सबसे गर्म स्वर्ग अग्नि क्यूई और सबसे ठंडी नरक बर्फ क्यूई ने उसके शरीर को घेर लिया और उसकी एक आंख लाल हो गई जबकि दूसरी चांदी की तरह चमक उठी। उसकी पुतलियों से प्रकाश की दो मंद किरणें निकली और सामने का भाग प्रकाशित हो गया। डिंग हाओ, जिसकी दृष्टि पूरी तरह से ठीक थी, 100 मीटर दूर स्थित चींटी को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस तरह वह स्वर्ग पुस्तक के साथ जैद दीवार पर पानी के पैटर्न की मूल धुंधली लिखावट भी देख सकता था। जो ताओ बताया जा सकता है वो परम ताओ नहीं है, जो नाम दिए जा सकते हैं वे परम नाम नहीं है। नामहीन स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति है, नामित सभी चीजों की मां है। इसलिए अक्सर जीवन के रहस्य को देखने के लिए व्यक्ति खुद को जुनून से अलग कर लेता है। अक्सर व्यक्ति जीवन को उसके प्रकट रूपों को देखने के लिए जुनून के साथ देखता है। ये दोनों रहस्य और इसकी अभिव्यक्तियां अपनी प्रकृति में एक ही हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। उन्हें दोनों को ब्रह्मांडीय रहस्य कहा जा सकता है। रहस्य से गहन रहस्य तक पहुंचना सभी जीवन के रहस्य का द्वार है। ट्यूब जड़ जिससे चीजें निकलती हैं को आवश्यक भाग के रूप में लेना और चीजों को उसका स्थूल अवतार मानना। संचय में कमी को देखना जब उन्होंने ऐसे तरीकों के बारे में सुना तो वे उनसे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी प्रणाली को शाश्वत गैर अस्तित्व की धारणा पर बनाया और इसकी प्रमुख अवधारणा को महान एकता बनाया। उन्होंने कमजोरी और विनम्रता को अपनी विशिष्टता का प्रतीक बनाया और माना कि खालीपन से कोई चोट नहीं पहुंच सकती, बल्कि सभी चीजें अपनी सारभूतता में संरक्षित रहती हैं। 3 अस्तित्व गैर अस्तित्व से बनता है। समस्याओं को पारलौकिक दृष्टिकोण से संभालना, अधिक सिखाना और कम बोलना। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें, सभी विचारों को साफ करें, आस पास के माहौल को भूल जाएं, और फिर अपनी सांस को समायोजित करें। डिंग हाओ ने वे रहस्यमय शब्द पढ़े। पहले तो डिंग हाओ को नहीं पता था कि उन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन धीरे धीरे वह एक अचेतन खाली अवस्था में चला गया, जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से उड़कर पूरे ब्रह्मांड और पूरे इतिहास में यात्रा कर रही हो। उसकी आत्मा युगों में वापस चली गई, मूल को खोजने की कोशिश कर रही थी। उसके एक आध्यात्मिक विचार ने घटित होने और लुप्त होने को देखा। उसने ब्रह्मांड के हर कोने को स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट, अज्ञानी और लक्ष्यहीन रूप से देखा। कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर, जो बहुत पागल और उत्साहित थे, डिंग हाओ के पढ़ने की आवाज के साथ धीरे धीरे शांत हो गए। यहां तक कि ईविल मून, जो डिंग हाओ के कंधे पर चुपचाप खड़ा था और ऊब महसूस कर रहा था, उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और शांति से सांस ली। उसके पंजे अनजाने में हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, अस्पष्ट निशान बना रहे थे। समय चुपचाप बीत गया था।
कुछ समय बाद, जैसे ही डिंग हाओ ने आखिरी शब्द कहा, उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह अचानक रहस्यमय खालीपन की स्थिति से जाग गया। किसी तरह उसे अपने दिल में पछतावा हुआ, जैसे कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया हो। मई आओ, दुष्ट चंद्रमा भी पछतावे के भाव के साथ जाग उठा। डिंग हाओ ने धीरे से गंदी हवा का एक झोंका बाहर निकाला और स्वर्ग की किताब के साथ जेड दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ना चाहा। हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो उसे गहरा सदमा लगा। उसने देखा कि सफेद जेड की दीवार दरारों से ढकी हुई थी। ये टूट रही थी। ये कुछ ही सेकंड में नष्ट हो गई और टूटे हुए जेड के टुकड़े नीचे यिन और यांग नदी के पानी में गिर गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। स्वर्ग पुस्तक के साथ जेड दीवार खुद को नष्ट कर दिया। अरे, क्या मैं अजेय लड़ाई पद्धति से चूक जाऊंगा? डिंग हाओ हैरान था और उसे बचाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से उन शब्दों के बारे में सोचा जो उसे याद थे और जानना चाहता था कि उसे कितना याद आया है। अप्रत्याशित रूप से, डिंग हाओ को कुछ अविश्वसनीय चीज मिली। अजेय युद्ध पद्धति में हजारों शब्द थे, जो बहुत जटिल, गहन और समझने में कठिन थे। किसी तरह, डिंग हाओ ने वास्तव में इसे अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से उकेरा था, जैसे कि उसने इसे हजारों बार दोहराया हो। हर शब्द डिंग हाओ की याददाश्त में समा गया था और उसका हिस्सा बन गया था। आश्चर्यचकित मत हो, तलवार मास्टर ने फिर कहा, अजेय लड़ाई विधि एक अद्वितीय विधि है और केवल भाग्यशाली, अच्छे गुण और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। अन्यथा, गांव परिवार ने सैकड़ों साल पहले स्क्रॉल प्राप्त करने पर इस विधि को प्राप्त किया होता और इसके क्षीण होने से रोका होता। यही भाग्य है। यह एक अनोखी विधि है जिसे दुनिया में अनुमति नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को इसे प्राप्त करने देना पहले से ही दुनिया की सीमा है। इसलिए जब आपने सामग्री पढ़ी तो स्वर्ग पुस्तक वाली जेड दीवार स्वयं नष्ट हो गई। तब से अजेय लड़ाई विधि आपकी है और केवल आपके लिए ही मौजूद है। नोट 1, अल्पाका को काउनीमा CNM कहा जाता है, जो चीनी में गंदे शब्द है। हालांकि अल्पाका जानवर हैं, चीनी लोग अक्सर नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके चित्रों का उपयोग करते हैं। 2, वे शब्द चीन की एक प्राचीन पुस्तक ताओ ते चिंग से हैं। अनुवाद लिन युतांग 1895-1976 का काम है। 3, ये शब्द चुआंग तजु के अंतिम लेख थिएन हसिया से है। अनुवाद जेम्स लेग 1815-1897 का काम है। अध्याय 293 इस पद्धति के 3 आवश्यक तत्व, हृदय, संघर्ष और मन। हाँ, यही अजेय युद्ध पद्धति की जादुई विशिष्टता है। सदियों से, ये पवित्र सम्राट के युग से गायब हो गई थी। कई सर्वोच्च लोगों ने ये भी सोचा कि अजेय युद्ध पद्धति पवित्र सम्राट के साथ ही खो गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह पद्धति एक किंवदंती बन गई और इसके बारे में कई कहानियां हैं, जैसे कि स्वर्ग की किताब के साथ जेड की दीवार, यिन और यांग नदी, और भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस। पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा, कई लोग उन किंवदंतियों को कहानीकारों का मजाक मानते हैं। सभी को आश्चर्य हुआ, वे सभी मौजूद हैं। यदि आप अजेय लड़ाई विधि में निपुण हो जाते हैं, तो आप दुनिया में अजेय हो जाएंगे। आप जो चाहे कर सकते हैं और ब्रह्मांड में सर्वोच्च होंगे। हालांकि यह केवल एक किंवदंती है, हवा के बिना लहरें नहीं होती। किंवदंतियों के भी स्रोत होते हैं, जैसे यिन और यांग नदी, स्वर्ग पुस्तक वाली जेड दीवार, भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस आदि। ये सभी वास्तव में हमारे सामने प्रकट हुए। सदियां बीत गई हैं और कोई भी अजेय लड़ाई पद्धति में महारत हासिल नहीं कर पाया है। अब जब आपके पास इतना अच्छा मौका है, तो आपको इसका लुत्फ उठाना चाहिए। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। और फिर म्यू तियानयांग जैसे लोग आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे। कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर ने बारी बारी से डिंग हाओ को मनाने की कोशिश की। वे बहुत खुश थे। उनकी बातें सुनकर डिंग हाओ को अजेय युद्ध पद्धति का अभ्यास करने की तीव्र इच्छा हुई। ठीक है, पूर्ववर्ती, आपने अभी कहा कि अब इस दुनिया में केवल मैंने ही इस पद्धति को याद किया है। क्या मैं दूसरों को सिखा सकता हूं? डिंग हाओ ने अचानक एक सवाल सोचा और पूछा। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति इसमें महारत हासिल न कर पाए। उदाहरण के लिए, आपने अभी खाली अवस्था में प्रवेश किया और विधि पढ़ी। पागल औरत, सफेद बिल्ली और मैंने भी पूरी विधि सुनी, लेकिन हमें इसका केवल 50% ही याद रहा।
सिर्फ आपको ही यह सब याद है। यही आपका मौका है। हर व्यक्ति की योग्यता और प्रतिभा सीमित होती है, अगर आप इसे दोबारा भी दोहराएं, तो भी हम इसका बाकी हिस्सा याद नहीं रख पाएंगे। तलवार मास्टर ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, हाँ, मानव प्रतिभा एक पानी की बोतल की तरह है। एक बार जब यह पानी से भर जाती है, तो इसमें और पानी नहीं आ सकता। लोगों की प्रतिभा की अपनी क्षमता की सीमा होती है। कृपाण मास्टर शायद ही कभी तलवार मास्टर से सहमत होते थे। फिर उसने पूछा, दूसरे लोग उम्मीद करेंगे कि आप ही इस विधि में माहिर होंगे, लेकिन आप नहीं। आप किसे सिखाना चाहते हैं? डिंग हाओ मुस्कुराया और कहा, मैंने अभी सुना है कि अगर आप इस विधि को पहले प्राप्त कर सके तो आपकी उम्मीदें सही साबित होंगी, इसलिए। तो तुम हमें सिखाना चाहते हो? तलवार मास्टर को ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि यह ZGU यली येरुओ होगा। हाँ, डिंग हाओ ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर कुछ देर के लिए अवाक रह गए। एक पल के बाद उन्होंने आह भरी और कहा, लिटिल चैप डिंग, हमने वास्तव में गलत व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया। हालांकि हमारे संविधान विशेष हैं, इसलिए हम अजेय लड़ाई पद्धति का अभ्यास नहीं कर सकते। यदि आप भविष्य में हमारी कोई इच्छा पूरी करने में हमारी मदद करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा प्रतिफल होगा। डिंग हाओ ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि आपको मेरी आवश्यकता होगी तो डिंग हाओ कभी मना नहीं करेगा। अच्छा, यह अच्छा है। सेबर मास्टर बहुत खुश हुई। उसने कहा, अब सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें चाहिए वो है समय। बेहतर होगा कि तुम अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो। इस भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस में आध्यात्मिक QE प्रचुर मात्रा में है। ये साधना करने के लिए एक पवित्र स्थान है। यिन और यांग नदी में एक रहस्य है। बेहतर होगा कि तुम तब तक अभ्यास करने के लिए यहाँ रहो जब तक तुम अजेय लड़ाई विधि के बुनियादी स्तर तक नहीं पहुंच जाते। और फिर चलो कोई रास्ता निकालते हैं। डिंग हाओ ने सिर हिलाया और तुरंत नदी के किनारे बर्फ की चट्टान पर बैठ गया और ध्यान में अपनी आंखें बंद कर ली। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अजेय लड़ाई विधि। डिंग हाओ लगातार सीख रहा था और अपने मन में सोच रहा था। धीरे धीरे अंततः उन्हें उस पद्धति की गहरी समझ प्राप्त हो गई। वास्तव में, ये कहना सही नहीं होगा कि यह केवल एक अभ्यास पद्धति थी, क्योंकि यह वास्तव में 3 भागों से बनी थी, जो थे हॉट एसेंशियल, फाइट एसेंशियल और माइंड एसेंशियल। हॉट एसेंशियल मानसिक साधना के लिए था, फाइट एसेंशियल युद्ध कौशल के लिए था, और माइंड एसेंशियल दिव्य जागरूकता के लिए था। हॉट एसेंशियल की विषय वस्तु मानसिक साधना के बारे में थी। डिंग हाओ को जल्द ही पता चला कि हॉट एसेंशियल एक पारंपरिक अभ्यास पद्धति नहीं थी, बल्कि अभ्यास पद्धति के विकास के लिए एक सहायक विशेष पद्धति थी। इसमें एकीकरण का अविश्वसनीय जादुई प्रभाव था और इसे 12 स्तरों में विभाजित किया गया था। यदि आप हॉट एसेंशियल के पहले स्तर की साधना करना चाहते थे, तो आपको सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी, 5 मध्यम स्तर की मानव रैंक मानसिक साधनाओं की चरम सीमा तक साधना करनी थी, और फिर हॉट एसेंशियल का उपयोग करके उन्हें एक अद्वितीय मानसिक साधना में बदलना था, जिसमें अनंत शक्ति होगी। ये काफी भयानक था। यह थोड़ा जटिल लग रहा था, लेकिन डिंग हाओ ने जल्दी ही हॉट एसेंशियल के जबरदस्त प्रभाव को समझ लिया। हाल के दिनों में उसने सबसे गर्म स्वर्ग अग्नि QE और सबसे ठंडी नरक बर्फ QE की खेती की। हालांकि वे यिन और यांग के नियम का पालन करते थे, लेकिन संक्षेप में वे अभी भी जल और अग्नि के गुलाम थे। अगर उसका सामना अग्नि QE के किसी प्रतिद्वंद्वी से होता, तो उसकी नरक बर्फ QE प्रतिबंधित हो जाती, और अगर उसका सामना जल QE के किसी प्रतिद्वंद्वी से होता, तो उसकी स्वर्ग अग्नि QE प्रतिबंधित हो जाती। हालांकि, यदि वह हृदय आवश्यक में निपुणता प्राप्त कर लेता, तो ऐसी जन्मजात कमजोरियां नहीं होती। एक बार जब सम्मेलन सफल हो गया, तो उसके 2 प्रकार के QE में 5 तत्वों की सभी विशेषताएं होंगी: अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, जल, अग्नि, लकड़ी, अग्नि, स्वर्ण, अग्नि, अग्नि, बर्फ, पृथ्वी, बर्फ, अग्नि, बर्फ, लकड़ी, बर्फ, स्वर्ण, बर्फ, जल। तब से, उसकी QE के किसी भी गुण से बाधित नहीं होगी। उसकी QE 5 तत्वों में से कोई भी हो सकती है जो वह चाहे। इसे तथाकथित जैसा चाहो वैसा करो कहा जाता है। हॉट एसेंशियल की शक्ति ये थी कि यह एक दूसरे को रोकने वाली विधियों को एक साथ मिला सकती थी और एक अविश्वसनीय रासायनिक प्रभाव पैदा कर सकती थी। इसके अलावा, सम्मेलन के बाद QE अधिक शक्तिशाली होगी।
बेशक सबसे महत्वपूर्ण 12 किलिंग मूव कौशल थे जो फाइट एसेंशियल में थे। उन कौशलों का उपयोग केवल क्यूई द्वारा सम्मेलन के बाद ही किया जा सकता था। फाइट एसेंशियल अजेय फाइटिंग विधि का दूसरा भाग था। जटिल हॉट एसेंशियल की तुलना में फाइट एसेंशियल बहुत सरल था। कुल 12 हत्या चालें थी। ऐसा कहा जाता था कि उनके अलग अलग प्रभाव थे और वे एक ही स्तर की तकनीकों में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन उन्हें केवल सम्मेलन के बाद क्यूई द्वारा संचालित किया जा सकता था। माइंड एसेंशियल उस पद्धति का अंतिम भाग दिव्य जागरूकता को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया गया था। अध्याय 294 5 तत्व अग्नि रहस्यमय विधि। कृपाण गुरु और तलवार गुरु ने उससे बताया कि आत्मा को बढ़ाने वाली विधि की तुलना में माइंड एसेंशियल बहुत बेहतर है। इसे भी 12 स्तरों में विभाजित किया गया था। दिव्य जागरूकता के प्रशिक्षण के अलावा ये साधक की बचत, प्रतिभा और अंतर्ज्ञान को भी बेहतर बना सकता है। धीरे धीरे साधक के पास अंतर्दृष्टि की क्षमता होगी और वह दुश्मनों की कमजोरियों को स्पष्ट रूप से देख सकेगा। मन का मतलब है दुश्मनों की कमजोरियों को साफ साफ देखना और पहले कदम उठाना। सबसे महत्वपूर्ण बात है पहले कदम उठाना। पहली नजर में ही आप सारे राज देख सकते हैं। जब वह दुश्मनों के हमलों का दूसरी बार इस्तेमाल करेगा तो वे बेकार हो जाएंगे, और यही मन का सार है। यह मन के सारभूत तत्व की सामान्य रूपरेखा में से एक वाक्य था, जो उस सारभूत तत्व की शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता था। दिल, लड़ाई और दिमाग, उन 3 शब्दों ने उस पद्धति के सभी अर्थ पूरे कर दिए थे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। बहुत समय बीत गया। डिंग हाओ ने धीरे से मुंह में धुंधली क्यूई भरी और फिर अपनी आंखें खोली। वह थका हुआ लग रहा था। यह उस किंवदंती के योग्य था जो लोगों को दुनिया पर विजय दिला सकती थी। उसने अभी अभी इसका सरलतम अर्थ समझा था और डिंग हाओ ने बहुत सारी शराब पी ली थी और थका हुआ महसूस कर रहा था। जाहिर है, थोड़े समय में इसका पूरा अर्थ पूरी तरह से समझना असंभव था। थोड़ा थोड़ा करके मुझे बुनियादी स्तर से इसका अभ्यास करना चाहिए। धैर्य रखें। डिंग हाओ ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली और माइंड एसेंशियल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मन का सार मुख्य रूप से दिव्य जागरूकता को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह साधक की प्रतिभा को भी बदल सकता है और साधना को गति दे सकता है। डिंग हाओ के विचार में 3 भागों में से इसे पहले साधना किया जाना चाहिए। समय धीरे धीरे उड़ गया। डिंग हाओ साधना में डूबा हुआ था। उसकी छाती एक अजीब लय के साथ ऊपर नीचे होने लगी और उसका चेहरा शांत हो गया, बिल्कुल ध्यान में लीन एक साधु की तरह। धीरे धीरे उसके दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। जैसे ही डिंग हाओ ने सांस ली, डिंग हाओ की नाक से चांदी जैसी 2 बूंदें निकली। वे 2 चांदी के ड्रैगन की तरह थे। चांदी की हवा ने धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसके बाद उसके धड़कते दिल की आवाज धीरे धीरे एक हो गई। डिंग हाओ की सांसें और भी धीमी हो गई थीं। वह अपनी मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरह था। वह अराजकता और शांति में था, और उसका पूरा शरीर चांदी की हवा से घिरा हुआ था, जो एमनियोटिक द्रव की तरह था जिसमें अराजकता की हवा थी, जिसने डिंग हाओ के दिमाग और शरीर को धीरे धीरे बदल दिया। उन्होंने भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस में कई दिन और रात तक साधना की थी। कुछ समय बाद, जब अराजक हवा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, डिंग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। डिंग हाओ के शरीर में एक साफ और शुद्ध अजीब सांस दिखाई दी। अराजक मदर फैट्स माइंड एसेंशियल का पहला स्तर बुनियादी स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर के दौरान साधक को अराजकता की आदिम वायु द्वारा रूपांतरित होकर मदर फैट्स में वापस लौटना होगा, और फिर उसका जीवन और आत्मा ठीक हो जाएगी। उसका जन्म भाग्य बेहतर हो जाएगा। संक्षेप में, उसके सभी आदिम दोष ठीक हो जाएंगे। माइंड एसेंशियल वास्तव में प्रभावशाली है। अगर मैं अभ्यास करता रहूं, तो जैसे जैसे मैं अराजक मदर फैट्स के उन्नत स्तर पर पहुंचूंगा, मेरे सभी जन्मजात दोष ठीक हो जाएंगे। साधना के बाद उन्हें उस पद्धति की गहरी समझ हो गई। माइंड एसेंशियल का वास्तव में उनकी आत्मा के प्रशिक्षण पर असाधारण प्रभाव पड़ा। उस समय डिंग हाओ को लगा कि वह ऊर्जा से भरा हुआ है और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा था कि वह अच्छी तरह से सोया था और अभी अभी उठा है। उसकी दिव्य जागरूकता मूल रूप से प्रथम श्रेणी मध्यम श्रेणी के दायरे में थी, लेकिन इस समय ये द्वितीय श्रेणी निम्न श्रेणी में पहुंच गई थी,
जो 1 महीने तक आत्मा को बढ़ाने वाली विधि का अभ्यास करने पर उत्पन्न होने वाले प्रभाव के बराबर थी। इन परिणामों से डिंग हाओ बहुत खुश हुए। मई आओ, आखिरकार तुमने अपनी साधना पूरी कर ली है। दुष्ट चंद्रमा दौड़कर आया और डिंग हाओ के कंधे पर कूद पड़ा। उसने अपने पंजों से डिंग हाओ के गाल को रगड़ा और चिल्लाया, क्या तुम्हें पता है कि इस बार तुमने कितनी देर तक साधना की है? कितनी देर? डिंग हाओ ने पूछा। देखो, दुष्ट चंद्रमा ने बर्फ की दीवार पर 2 गहरी खरोचों की ओर इशारा किया और आग्रह किया, 2 दिन और 2 रातें। म्याऊं, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे कुछ खाने को लाओ। मुझे भूख लगी है। गोली मारो। मोटी बिल्ली, मुझे लगा कि तुम अपने मालिक के बारे में चिंतित हो। लेकिन अब पता चला कि तुम भूखे हो। डिंग हाओ ने ईविल मून को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे से उतार दिया। यह माइंड एसेंशियल का अभ्यास करने का पहला मौका था। इसकी नींव रखने में बहुत समय लगा। उसके बाद इसमें इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं भूख से मर रहा हूं। तुम अपने पालतू जानवर के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, मैं खाना बनाऊंगी। तुम सच में बहुत पेटू हो। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अगले दिनों में डिंग हाओ भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस में रहा और अभ्यास करता रहा। कृपाण गुरु और तलवार गुरु ने लंबे समय तक अध्ययन किया और अंततः एक पृथ्वी साधना विधि, एक अग्नि साधना विधि और एक लकड़ी साधना विधि बनाई, जो सभी मानव रैंक निम्न ग्रेड में थी। ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक कृपाण तकनीक को जोड़ने से सभी 5 तत्व साधना विधियां पूरी हो गईं। डिंग हाओ अंततः हृदय आवश्यक का अभ्यास कर सकता था। क्योंकि डिंग हाओ पहले से ही दोहरे शिरा वाले मार्शल सोल्जर दायरे में था, उसकी नींव ठोस थी, इसलिए डिंग हाओ ने जल्द ही हॉट एसेंशियल का पहला स्तर सीख लिया। पफ। डिंग हाओ की उंगली पर एक नारंगी छोटी सी लौ दिखाई दी। डिंग हाओ के दिमाग के साथ छोटी लौ लगातार अपनी सांस बदलती रही। लौ कभी गर्म होती थी, कभी सोने की तरह तीखी होती थी, कभी मिट्टी की तरह मोटी होती थी। कुछ समय के लिए वह जीवन शक्ति से भरे पेड़ की तरह थी, और वह पानी की तरह अदृश्य थी। अगर कोई ये देख ले तो वह निश्चित रूप से दंग रह जाएगा। उस आदमी की क्यूई में 5 तत्व थे, जो उस दुनिया के मार्शल कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन करते थे। ये हॉट एसेंशियल में वर्णित 5 प्रकार के परिवर्तन थे, अर्थात अग्नि, 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 स्वर्ण, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, लकड़ी, अग्नि, जल। डिंग हाओ ने सोच समझकर कहा, यह एक ज्वाला है, लेकिन इसमें 5 तत्व शामिल हैं। यह परिवर्तनशील और ऊर्जावान है। अब से कोई भी शक्ति मेरी क्यूई को रोक नहीं सकती। हा हा हा। इसका मतलब ये भी है कि मैं अपनी सबसे गर्म स्वर्गीय अग्नि क्यूई का उपयोग न केवल अजेय प्राणी को सक्रिय करने के लिए कर सकता हूँ, जो कि फाइट एसेंशियल का पहला लड़ाई कौशल है, बल्कि दुनिया में किसी भी कल्टीवेशन विधि को भी सक्रिय कर सकता हूँ। कल से मैं अजेय होने की साधना करूंगा, जो कि लड़ाई के लिए आवश्यक पहला युद्ध कौशल है। डिंग हाओ ने दूर से पत्थर की दीवार पर खरोचों को देखा, वहां 15 खरोचे थी। इससे पता चलता था कि डिंग हाओ 15 दिनों से अंडरग्राउंड क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस में था। मैंने संप्रदाय को छोड़े हुए लगभग 2.5 महीने हो गए हैं। स्नो प्रांत में ठंड अभी भी 5 महीने तक रहेगी। मुझे नामात्र के शिष्यों के अंतिम दौर से पहले संप्रदाय में वापस जाना है। मैं सोच रहा हूं कि वांग शियाओकी, झांग फैन, ली लैन, ली येरुओ और मेरे अन्य परिचित कैसे हैं? क्या उन्होंने कोई प्रगति की है? जैसे ही उसे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के अपने दोस्तों की याद आई, डिंग हाओ के मुंह पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। मुझे अभ्यास जारी रखने के लिए यहां रहना होगा। हाँ हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो उन्हें आश्चर्यचकित करूंगा, और मुंह तियानयांग, मेरा इंतजार करो। मैं 3 साल बाद 9 संप्रदायों को चौंका दूंगा। अध्याय 295 दबंग अजेय प्राणी। उस साहसिक कार्य ने डिंग हाओ को आत्मविश्वास से भर दिया। माइंड एसेंशियल की मदद से डिंग हाओ अपने प्रवास के बाकी समय में शायद ही सो पाया हो। खाने के अलावा वह सिर्फ साधना ही करता था। मार्शल आर्ट, शिलालेख, गोली कौशल, शिल्प कौशल, तलवार की मंशा और कृपाण की मंशा का अभ्यास करता था। वह दिन रात साधना करता था। वह पागलपन की हालत में था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। भूमिगत अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा नहीं थे, और समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 1 और महीना बीत गया। यिन और यांग नदी के तट पर डिंग हाओ तलवार और कृपाण पकड़े हुए हरकतें कर रहा था।
उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंच चुके थे और उसके कपड़े फटे और गंदे थे। उसकी दाढ़ी रूखी थी। लंबे समय तक साधना करने के बाद डिंग हाओ के पास अपनी उपस्थिति का ख्याल रखने के लिए लगभग कोई समय नहीं था। वास्तव में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस में कोई और नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नग्न था। उस समय डिंग हाओ बर्फ और आग क्यूई से घिरा हुआ था। बर्फ क्यूई शुद्ध चांदी की बर्फ थी और नारंगी लौ क्यूई पानी की तरह थी, जो उसके शरीर की सतह पर बह रही थी। वे चमकीले थे और लगभग हर हिस्से को ढक रहे थे। ये मार्शल सोल्जर दायरे में उसके उन्नत स्तर के संकेत थे। एक मार्शल शिष्य अपनी क्यूई को केवल अपने शरीर के बाहर ही छोड़ सकता था ताकि उसके शरीर की लड़ने की क्षमता में सुधार हो सके, लेकिन एक मार्शल सैनिक अपनी क्यूई को पानी की तरह घना बना सकता था, जो उसके शरीर को एक सुरक्षात्मक फिल्म की परत की तरह ढक सकती थी। साधारण तलवारें और तीर इसे भेद नहीं सकते थे। यह मार्शल सैनिक की क्षमताओं में से एक थी। वर्तमान में डिंग हाओ के शरीर पर दो तरह की चरम और शक्तिशाली क्यूई थी, सबसे गर्म स्वर्ग अग्नि क्यूई और सबसे ठंडी नरक बर्फ क्यूई। वे एक बहते हुए कोलाइडल पदार्थ की तरह थे जो डिंग हाओ को घेरे हुए थे। वे 3 सेमी मोटे थे। यह मार्शल सोल्जर दायरे के पूर्ण बंद होने का संकेत था। अब उन्हें एक साथ मिलाने का समय आ गया है। ये हॉट एसेंशियल के पहले स्तर का अंतिम अर्थ है। डिंग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और पहली परत की विधि का संचालन किया। वह सोने, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी की 5 विधियों को पूरी तरह से मिश्रित करने के लिए तैयार था, जिन्हें उसने पहले से ही विकसित किया था। उसके शरीर पर बर्फ की लौ पवित्र हो गई और आग की लौ महान हो गई। वे दो विपरीत शक्तियां एक ही समय में बदलने लगी, लगातार 5 तत्वों की विशेषताओं को प्रकट करती रहीं। अंत में वे धीरे धीरे एक नई शक्ति बन गईं। यही सम्मिलन के बाद की शक्ति है। अब से मैं तुम्हें स्वर्ग की आग और नर्क की बर्फ कहूंगा। तुम मेरी ताकत हो। डिंग हाओ ने नई शक्तियों को महसूस किया और उन्हें नाम दिया। 40 दिनों से ज्यादा साधना के बाद उसने आखिरकार हॉट एसेंशियल की पहली परत को पूरी तरह से साधना करके पूर्ण समापन प्राप्त कर लिया और अपनी क्यूई को भी पूरी तरह से एकीकृत कर लिया। आगे चलकर वह आखिरकार स्वर्ग की आग और नर्क की बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल करके अजेय होने की शक्ति को प्राप्त कर सका, जो कि फाइट एसेंशियल में पहला युद्ध कौशल है। तो फिर मुझे इस चाल की ताकत दिखाओ। लड़ाई के लिए आवश्यक पहला मारक कदम अजेय होना। डिंग हाओ चिल्लाया। उसका शरीर हिला नहीं, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर तुरंत पारदर्शी हो गया और गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह लगभग 50 या 60 मीटर आगे बढ़ चुका था। इस बीच, उसकी जंग लगी तलवार और ड्रैगन पैटर्न वाली खूनी कृपाण लगभग एक ही समय में तेजी से कट गई। वहां ऊर्जा का कोई विस्फोट नहीं हुआ। वहां कोई जबरदस्त गति नहीं थी। वहां कोई चमकदार लपटें नहीं थी। हवा में सिर्फ कुछ हल्की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। 5 मीटर दूर यिन और यांग नदी का पानी अचानक 2 अदृश्य शक्तियों द्वारा कई भागों में विभाजित हो गया। उनमें से एक अचानक वाष्पित होकर जलवाष्प में बदल गया और नदी की तलहटी में बर्फ के क्रिस्टल देखे जा सकते थे। दूसरा पल भर में बर्फ का टुकड़ा बन गया। वह नदी पर ऐसे तैरने लगा जैसे अचानक कोई बांध बन गया हो और पानी का बहाव रोक दिया हो। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इसने पूरे भूमिगत क्रिस्टल ड्रैगन पैलेस को हिलाकर रख दिया। डिंग हाओ ने ध्यान से देखा तो पाया कि जेड की दीवार में 2 गुफाएं थीं, जहां पहले स्वर्ग की किताब मिली थी। गुफाएं 1 मीटर व्यास की थीं और वे बहुत गहरी थीं। एक ठंडी थी और दूसरी गर्म और घूमती हुई धुंध से भरी हुई थी। उन 2 अथाह ब्लैक होल पर केवल बिजली के बाद की बमबारी ही हुई। डिंग हाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। ये प्रभावशाली है। कितना अजेय प्राणी है। ये मार्शल सैनिक से संबंधित बल नहीं है, बल्कि एक आक्रमण शक्ति है जो महान मार्शल गुरु की ताकत के करीब है। उस प्रकार की आक्रमण शक्ति उसकी वर्तमान शक्ति से कहीं अधिक थी। और ये तो फाइट एसेंशियल में सिर्फ पहला कदम था। बाकी 11 मारक चालें कितनी भयानक होंगी। डिंग हाओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। उस समय की शक्ति को देखते हुए अजेय प्राणी की हत्या करना एक चाल होनी चाहिए। वह उस चाल का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी के पास चुपके से जा सकता था और फिर एक पल में शक्ति छोड़ सकता था। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी कई गुना अधिक शक्तिशाली हो, वह कम समय में डिंग हाओ का पता नहीं लगा पाएगा।
जब तक वह डिंग हाओ को खोजता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। उस चाल से डिंग हाओ एक ही झटके में स्वॉर्ड इंडिग्नेंट को मार सकता था। डिंग हाओ इस समय फाइट एसेंशियल के अन्य 11 आंदोलनों के लिए बहुत उम्मीदें लगाए हुए था। चूंकि अजेय प्राणी का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया था, इसलिए अन्य आंदोलनों के भी अपने अनूठे कार्य होने चाहिए। वे युद्ध कौशल सचमुच शक्तिशाली थे। तब तक उसका हृदय आवश्यक पहले स्तर के पूर्ण समापन तक पहुंच चुका था। उसने लड़ाई आवश्यक की पहली मारक चाल सीख ली थी, और उसके मन आवश्यक का पहला स्तर अराजक मां भ्रूण भी पूर्णता तक पहुंच चुका था। ये पिछले 40 दिनों में उसकी साधना के परिणाम थे। मैयाओ, मुझे भूख लगी है। चलो, मुझे खाना चाहिए। दुष्ट चंद्रमा, जो एक दानव राजा के फर पर सो रहा था, डिंग हाओ द्वारा जगाया गया था। फिर उसने डिंग हाओ पर चिल्लाया। वह बिल्ली भाग्यशाली थी। जब डिंग हाओ ने जेड दीवार पर स्वर्ग की किताब पढ़ी, तो बिल्ली ने उसे सुना और माइंड एसेंशियल की 80% सामग्री याद कर ली। इसलिए वह भी उन दिनों साधना कर रहा था। लेकिन उसकी साधना बहुत सरल थी, जो सोने की थी। हाँ, मैं एक जीनियस हूँ। मैंने पहले ही माइंड एसेंशियल को पूरी तरह से सीख लिया है। हाँ, ये सोना है। मैं सोकर दुनिया का सबसे अच्छा गुरु बनने जा रहा हूँ। दुष्ट चंद्रमा बेशर्मी से चिल्लाया। शायद हर प्राणी की विधि की समझ अलग अलग थी। दानव बिल्ली ने साधना करने का एक अलग तरीका खोज लिया। उसने सोकर बहुत कुछ हासिल किया और उसकी दिव्य चेतना मूल रूप से शक्तिशाली थी। उसके बाद ये और भी मजबूत हो गई। इस समय उसकी दिव्य चेतना डिंग हाओ की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर के निर्णय के अनुसार इविल मून ने अराजक मदर फीट्स, वाटरलाइक माइंड और द सिक्स की खेती पूरी कर ली थी, और चौथे स्तर अदृश्य मनोवैज्ञानिक अवरोध तक पहुंच गया था।